नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा टॉपिक है द प्राइस टेकिंग फर्म्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला देखना होगा। शॉर्ट रन में जो प्राइस टेकिंग फर्म होती है, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है? द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस टेकिंग फर्म इन शॉर्ट रन एंड ऑल्सो इन लॉन्ग। तो हमें क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा। ठीक है, इंडस्ट्री के द फर्म शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्यू इज, यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्यू क्या होता है? एस एफ सी, एनएसएफसी और टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ये सबकी फुल फॉर्म के साथ साथ हम सबको समझेंगे कि एसटीसी यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का, क्वांटिटी का, वो कैसे निकलता है। तो इस इक्वेशन को हम अभी समझेंगे किस किस को जोड़ के ये कैसे है। तो सबसे पहले आता है हमारा टीवीसी। टीवीसी मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो आउटपुट सेंसिटिव कॉस्ट होते हैं इज दे गोन अप एंड डाउन इन द फील्ड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स आउटपुट। तो जो इनका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज जो लगा रहता है, अप और डाउन लगा रहता है, ठीक है, आउटपुट में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि उसमें मटेरियल का कॉस्ट ऐड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ लेबर, लेबर जैसे फैक्ट्री लेबर हो गया, उनका कॉस्ट ऐड हो गया, भाई उनको सैलरी भी तो देनी है। उसके बाद क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो इफ द फर्म प्रोड्यूसेस जीरो। ठीक है, अगर फर्म कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो उसका मतलब जो कॉस्ट होगा वो भी जीरो होगा, लेबर को पेमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नॉन संक कॉस्ट, NSC। ठीक है, तो इफ रोज प्रोड्यूसर इन आवर एग्जांपल से डिसाइड टू शट डाउन इट्स रोज ग्रोइंग operation, it would avoid the need to spend money on fertilizer and pesticides। ठीक है, अगर रोज का कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो अपने पैसे बचाना चाहेगा तो वो क्या कहेगा, फर्टिलाइजर्स पे या पेस्टिसाइड्स पे पैसे नहीं खर्च करेगा। ठीक है, अब SFC क्या हो गया, उसका क्या हो गया, जीरो कॉस्ट। SFC यानी कि फर्म्स शंक फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम किसको अवॉइड नहीं कर सकते, कैन नॉट अवॉइड इफ टेम्पररी सब्सटेंस ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस जीरो। इसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम टेम्पररीली भी अपने फर्म को थोड़े दिनों के लिए बंद करते हैं, सस्पेंड करते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तब भी हम इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फर्म्स फिक्स शंक फिक्स्ड कॉस्ट, इतना तो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, शंक फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑफन आल्सो कॉल्ड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे रोज ग्रोअर जो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लीज लेते हैं टू रेंट लैंड ऑन विच टू ग्रो रोज एंड दे लीज प्रिवेंट द लीज प्रिवेंट्स इट फ्रॉम सबलेटिंग द लैंड टू एनीवन एल्स। ठीक है, तो वो लीज पे लेते हैं जमीन को, उसके बाद क्या करते हैं, वो लीज जो होता है रोकता है जिसका ओनर को कि भाई आप किसी और को ये जमीन नहीं दे सकते इतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए हमने ले रखा है। मान लो 5 साल के लिए हमने ले रखा है, तो 5 साल के लिए हमारा है। ठीक है, हम इस पे जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप ये किसी और को नहीं दे सकते। द लीज कॉस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बिकॉज इट डज नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ रोजेज ऑफ फ्रेम्स प्रोड्यूस। उसको तो जितना पैसा उसने लीज पे लिया है उतना तो उसको पे करना ही पड़ेगा, भले ही आप उसमें कोई भी प्रोडक्शन करो या ना करो, आपकी मर्जी है। It is output insensitive. It is also shrunk because firm cannot avoid the rental payment। ठीक है, आपने कोई फर्म लिया है रेंट पे, दुकान ली है रेंट पे, तो क्या अब ये थोड़ी है कि आप कमाई नहीं कर रहे हो या आपको कुछ इनकम नहीं हो रहा है तो आप उसका रेंट नहीं दोगे, ये चीज नहीं है ना। तो इसी तरीके से है, ये SFC हो जाता है, यानी कि शंक फिक्स्ड को इतना पैसे तो आपको देना ही देना है इवन बाय प्रोड्यूसिंग जीरो। अब उसके बाद आता है NSFC, यानी कि फर्म्स नॉन शंक फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अ नॉन शंक फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट दैट मस्ट बी incurred if the firm is produced any output, but it does not have to incurred if the firm produced not no output. Non-sunk fixed cost as well as variable cost are also often
कॉल्ड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी कि नॉन शंक फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आउटपुट पे, या फिर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वुड बी द कॉस्ट ऑफ हीटिंग ग्रीन हाउस, यानी कि एक रोज ग्रोअर के लिए क्या होगा, अगर वो ग्रीन हाउसेज में रोज लगा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस को जो हीट करते हैं उसका जो कॉस्ट लगता है वो उसको देना पड़ेगा। ग्रीन हाउस मस्ट बी मेंटेन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि उसको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। वेदर द फर्म ग्रो 10 और 1000 रोजेस, कोई मतलब नहीं बनता है कि कितना भी रोज वो उगाए, लेकिन उसको उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हीटिंग द ग्रीन हाउस इज फिक्स्ड, ठीक है, तो ये तो है, वो तो देना ही पड़ेगा। बट हीटिंग कॉस्ट आर नॉन शंक बिकॉज दे कैन अवॉइड इफ द ग्रोअर चूज टू प्रोड्यूस नो रोजेस इन द ग्रीन हाउस, लेकिन हीटिंग कॉस्ट जो होता है वो बच सकता है जब ग्रोअर जो है वो चूज कर ले कि ठीक है उसको कोई रोज नहीं उगाने हैं ग्रीन हाउसेज में, तो बच सकता है। तो वो हमारी मर्जी है, यानी कि एनएसएफसी वाला जो है ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अगर किसी मशीनरी का हम यूज करते हैं और वो जो है ज्यादा बिजली लेती है, तो अब उस मशीन का हम यूज करेंगे तो भाई चाहे 10 कपड़े बनाए चाहे 50 शर्ट बनाए, लेकिन वो मशीन जो है उतना बिजली खाएगी खाएगी। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें उस मशीन से नहीं बनाना है तो उतना कॉस्ट हम बचा लेते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो इन्हीं को करके प्लस करके क्या था, टोटल जो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था। द फर्म टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC is thus given by TFC, NFC, SFC। अगर NFC जीरो है, NFC क्या है, अगर जीरो है, देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट दैट आर नॉन शंक। ठीक है, तो कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी जो नॉन शंक होगी, तो इन दैट केस TFC जो होगा वो SFC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NFC तो जीरो हो गया ना, SFC के इक्वल हो जाएगा दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे क्या है, TFC है इज इक्वल टू NSFC है इज इक्वल टू क्या है, SFC है प्लस SFC है, अब ये जीरो हो गया तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है, ठीक है, वो दो डिसीजन छोड़ता है इन शॉर्ट रन, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वेदर टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। इट इज पर्टेंट टू नोट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट choice also implies cost minimizing input choices. In short, profit maximization implies cost minimization। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे तीन सिचुएशंस बन रही है। तो तीनों को अब एक एक करके हम समझेंगे कि ये सिचुएशंस जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, ये सारा हम देखेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इस कर्व को इस तरीके से बनाएंगे, मान लीजिए हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट का जो है वो कर्व बना, मान लीजिए ये कर्व है, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा क्या हो गया, प्राइस, यानी कि P। अब ये क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो यहाँ पर है ARMRD। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे AC कर्व। ठीक है, AC कर्व बनाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, उसके बाद जो हमारा बनेगा वो MC कर्व बनेगा।
AC कर्व को बीच से काटता हुआ जो जाएगा वो MC कर्व होगा। ये हमारा है MC कर्व, ये हमारा है AC कर्व। दो कर्व्स बन गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, जहाँ पे AC MC जो है मीट कर रहा है, ये यहाँ से हम एक और लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, क्या हो गया ये हो गया प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, ये वाला पार्ट, और ये है क्वांटिटी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ से MC को कट कर रहा है वहां से हम एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए हमने लाइन खींच दी, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया A, इधर क्या है, ये मान लीजिए F है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया B, और ये जहाँ से जा रहा है ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E, जहाँ से MC को जा रहा है। तो अब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट। ये क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से एक कर्व बनाया जाएगा। अब देखिए MC कर्व जो होता है वो MR कर्व के इक्वल होता है, MC इक्वल्स टू MR। MC कर्व क्या होता है, MR कर्व के इक्वल होता है, ठीक है। तो मार्केट में प्राइस टेकर होने के नाते प्राइस इज सेट बाय मार्केट फोर्स, जो प्राइस है वो मार्केट फोर्स के द्वारा सेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालें रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू ये हो गया, रेवेन्यू वाला जो कर्व है वो ये वाला है, ये वाला। तो रेवेन्यू क्या हो गया, ओ, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ओ। अब देखिए रेवेन्यू ओ पी ई, और ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, एफ। ओ पी ई एफ माइनस ओ ए बी एफ, ओ ए बी एफ, ठीक है। ओ ए बी एफ यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हम माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला पार्ट आ गया हमारा प्रॉफिट। ये हम माइनस कर देंगे नीचे वाला पार्ट, तो ये बीच वाला जो हमारा पार्ट आ गया ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल प्रॉफिट का निकालेंगे। तो हमारा बीच वाला पार्ट क्या आएगा, देखिए बीच वाला हमारा आएगा पी ए बी ई, पी ए बी ई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। देखिए पी ए बी ई, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा था बी। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला जो है ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर इसको अच्छे से एक बार और कर लेंगे। अभी कर्व के साथ किया है, बाद में अलग से एक पेपर पे इसको पूरा कर लेंगे, या फिर नहीं तो बोर्ड पे कर लेंगे, जैसे भी होगा। चलिए, नहीं हुआ होगा तो बताइएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा समझना है। चलिए देखते हैं। अब प्रॉफिट का समझ लिया, प्रॉफिट के बाद हम समझते हैं लॉस का। लॉस का समझते हैं। अब ये हमारा है कर्व, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ए आर एम आर डी, ये और सीधी लाइन जो होगी वो यही है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी। अब लॉस में क्या होगा, एसी कर्व जो होगा वो नीचे से नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ऊपर से जाएगा, ठीक है। और एमसी कर्व जो है हमारा काटते हुए जा रहा है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा,
यहाँ से काटते हुए जाएगा और एसी कर्व जो होगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ से। ये हमारा एसी कर्व है, एसी, ये हमारा एमसी कर्व। आपको कर्व के नाम पता होने चाहिए। एमसी कर्व नीचे से ऊपर जाएगा लॉस में, एमसी कर्व तो सब में नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन एसी कर्व का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एसी एमसी कर्व टच हो रहे हैं, यहाँ से हम इस तरीके से कुछ ऐसा बनाएंगे डायग्राम। ये हमारा जो है एसी ऐसे एमसी कर्व जो है यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसा बनाएंगे डायग्राम। तो ये हमारा हो गया ए पी बी, ये वाला पॉइंट बी, और जहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा हमारा ई, जहाँ पे एमसी कर्व कट कर रहा है। ठीक है, तो ये है एफ क्वांटिटी, और ये प्राइस या फिर रेवेन्यू। तो अब ये जो पार्ट होगा ना हमारा बीच वाला, वो होगा हमारा लॉस। देखिए, ये जो वाला पार्ट होगा बीच वाला, ये हमारा क्या है, लॉस। ये हमारा है लॉस। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका फॉर्मूला, देखिए, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। कैसे कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, कैसे, ओ ए बी एफ माइनस ओ पी ई एफ। ठीक है, अब ओ ए बी एफ ओ ई, यानी कि देखिए ये पॉइंट है हमारा ओ, ये पूरा ओ ए बी एफ में से ये पूरा है हमारा ओ ए बी एफ, ये पूरा, इसमें से हमने घटा दिया इसको नीचे वाले को, ये हमने माइनस कर दिया। तो क्या बचा, ये बचा, ये वाला पार्ट बचा ना, इतना पार्ट जो बच गया ये हमारा लॉस है, तो निकल गया लॉस। इसी तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया तो बच गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए, लॉस के बाद लॉस कितना निकलेगा, ए पी बी ई, ए पी बी ई जो है हमारा लॉस निकलेगा। सेम इसी तरीके से देखिए आप इस डायग्राम को भी, लॉस वाले को, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से दिया हुआ है लॉस यूनिट जो है हमारा, इस तरीके से देखिए, एसी कर्व जो है बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। ठीक है, एसी कर्व जो है वो एकदम ऊपर से जा रहा है, और एमसी कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है। ये जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, लॉस यूनिट। ये जो पार्ट है एरो वाला, ये हमारा लॉस यूनिट है, वही हमने यहाँ पे निकाल के देखा है, सिंपल। उसके बाद आता है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि एब नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, एब नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट। अब इसको भी देख लीजिए, और इजी है, मिलता जुलता डायग्राम। ये हमारा बना, इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस, ये हमारा जो सीधा है ये डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अब यहाँ पे एमसी कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, एमसी कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, जहाँ पे एमसी कर्व कट करेगा वहीं पे हम सीधी लाइन खींचते हैं। एमसी कर्व नीचे से ऊपर गया, अब जहाँ पे एमसी का और ये जो मतलब क्वांटिटी वाला जो लाइन है, इनका दोनों का पॉइंट आ रहा है, यहीं से जो हमारा एम ए सी कर्व वो इंटरसेक्ट करेगा, एसी कर्व इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा हो गया ओ, और ये हमारा हो गया पी, और ये एसी और ये एमसी, दो कर्व, एमसी और एसी, ये दो कर्व। देखिए, एमसी कर्व जो है ऊपर है एसी कर्व, एसी कर्व बाद में है, एमसी कर्व पहले।
उन दोनों के बीच में ये जो गैप है थोड़ा सा, ये है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ना के बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट है वो क्या है, ना के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे और कोई पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, एसी और एमसी कर्व के बीच में बिल्कुल भी कुछ आ ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ओ पी ई एफ, ओ पी ई एफ माइनस ओ पी ई एफ, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, जीरो। ओ पी एफ माइनस ओ पी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नो एबनॉर्मल। आई होप आपको तीनों जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये आपको याद रखना है, एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा। ठीक है, इस कर्व में काफी ज्यादा कई बार प्रॉब्लम आती है समझने में, तो इसको अच्छे से करना है कि कर्व जो है ना गलत नहीं बनाना है एग्जाम में। अगर बाई चांस आ जाता है ये कर्व बनाने के लिए, तो आपको एग्जाम में गलत नहीं बनाना है। इसमें होती है कंफ्यूजन, समझ में नहीं आता है AR MR, तो आपको याद करना है। देखिए कैसे याद करना है आपको, देखिए आपको जो है वो याद करना है। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें क्या है, MC कर्व हमेशा AC कर्व से पहले आ रहा है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें जो MC कर्व है वो नीचे से जा रहा है और AC कर्व बीच में से काटता हुआ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो AC कर्व भी नीचे होगा और MC कर्व नीचे से ऊपर की तरफ काटता हुआ जाएगा। उसके बाद एब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, AC कर्व बिल्कुल पॉइंट पे होगा। ठीक है, जैसे मैंने बनाया था बिल्कुल पॉइंट पे होगा और MC कर्व को काटता हुआ जाएगा। और लॉस में क्या होगा, AC कर्व एकदम ऊपर होगा, उस लाइन से जो मतलब D वाली लाइन है इससे काफी ज्यादा ऊपर होगा। ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग चलिए, ये जो लाइन बनी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग देखिए, डी डिमांड वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग देखिए AC कर्व कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब इन सिचुएशंस को एक बार यहाँ पे थ्योरिकली पढ़ लेते हैं। देखिए अब नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कब होता है, प्रॉफिट क्या है, पाई है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और TR यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब विच इन यूनिट कॉस्ट पिक्चर कॉरस्पॉन्ड AR माइनस AC, यानी कि एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट में AR इज इक्वल टू AC होता है, एवरेज रेवेन्यू जो होगा एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गया। और जो एब नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें AR माइनस AC इंटू क्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, और लॉस में भी क्या हो जाएगा, AR माइनस AC इंटू क्यू। ठीक है, तो हाँ एक कंफ्यूजन हो गई है। देखिए जो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है वो कंडीशन नो प्रॉफिट नो लॉस की है, नो लॉस, इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट की कंडीशन है। और जो लॉस वाला कंडीशन दिया हुआ है लॉस की कंडीशन है। जो हमने तीनों डायग्राम बनाए थे, सबसे पहले हमने ये वाला डायग्राम बनाया था जिसमें क्या है, देखिए प्राइस के नीचे की तरफ से जा रहा है ये AC कर्व, प्राइस के नीचे की तरफ से AC कर्व जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमने पहली पहली बार जो हमने डायग्राम बनाया था वो ये वाला था, प्राइस के नीचे से AC कर्व जा रहा है। यहाँ पे क्या है, प्राइस कर्व जो है मतलब डिमांड कर्व जो है उसके क्या होगा, बीच से जा मतलब उसको टच करते हुए जा रहा है, और यहाँ पे डिमांड कर्व को छू भी नहीं रहा है। तो ये तीन जो है इनके नाम में कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी। ठीक है, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है ये वाली,
जिसमें ए आर जो होगा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा, तो ए आर को हम जब माइनस करेंगे ए सी तो आंसर आएगा जीरो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन ये वाली होगी। उसके बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट में जब हम माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा प्रॉफिट पॉइंट, ठीक है। और लॉस वाले में ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा लॉस। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? व्हेन द मार्केट प्राइस इक्वल्स द एसी ऑफ द पीसी फर्म, द फर्म विल बी एट ब्रेक इवन, इट विल एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्म क्या होगी? ब्रेक इवन पे होगी और ये क्या करेगी? नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करेगी, ठीक है। एम आर जो होगा वो एम सी के इक्वल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। तो प्रॉफिट नॉर्मल होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है ये। एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? बीच वाला जो डायग्राम है वो उसी का है, एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर द मार्केट प्राइस यानी कि एम आर और ए आर कर्व क्या होगा? इज अबव द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जो फर्म होगी वो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। अब उसके बाद बात आती है लॉस की। तो जब प्राइस जो होगा वो बिलो एनी पॉइंट होगा ऑन द एसी कर्व, द फर्म विल ऑपरेट एज लॉस एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट विच इज द सेम एज लॉस मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉस मैक्सिमाइजेशन, यही वाला। अब देखिए एक बार फिर से, हमने जो डायग्राम पहले बनाया था, सबसे पहले जो बनाया था वो था ये वाला एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला, ठीक है। देखिए तो ये डायग्राम किस तरीके का था? देखिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे ये वाला, ये डिमांड की जो लाइन है ए आर और एम आर वाली। और उसके बाद हमने क्या किया था? पहले एसी कर्व ड्रॉ किया था यहाँ से नीचे की तरफ जो जाती है डिमांड कर्व से, और ये एसी कर्व हो गया। और उसके बाद एमसी कर्व जो एसी कर्व को नीचे की तरफ से काटते हुए जाती है, ये हो गया हमारा एमसी कर्व। ये दो कर्व हो गई हमारी। अब उसके बाद क्या था कि जहाँ पे एसी एमसी कर्व जो होता है वो टच होता है, जहाँ पे एमसी कर्व एक तो काटता है वहां से हम सीधी लाइन खींचते हैं। और उसके बाद ये हमने बनाया ना ये वाला, ये जो हमारा पार्ट था ये था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट वाला। अब जब हमने नाम दिया इसका पी ए ओ एफ, पी ए ओ एफ, और ये नीचे वाला हो गया बी, और ऊपर वाला हो गया ई इक्विलिब्रियम। ये क्या था? एमसी कर्व था। ये क्या था? एसी कर्व था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? जब हम इसमें से पूरे में से जब इसको हम माइनस कर रहे थे, यानी कि पी ओ एफ ई में से, ठीक है, पी ओ एफ ई में से हमने क्या माइनस किया? ये हमारा हो गया कॉस्ट रेवेन्यू, ये हमारा हो गया रेवेन्यू पी ए ओ एफ, क्या हो गया? रेवेन्यू। उसके बाद हमने क्या कॉस्ट माइनस किया? क्या? ओ ए बी एफ। तो क्या बचा था हमारे पास? पी ए ई बी, बस ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये वाला बच गया, पी ए बी ई। तो ये हमारा हो गया था प्रॉफिट यानी कि पाई, ये हमारा हो गया था पाई प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या निकाला था? एबनॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। उसके बाद हमने निकाला था लॉस, और थर्ड नंबर पे लास्ट नंबर पे जो हमने निकाला था वो था हमारा नॉर्मल। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अब, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है। अब आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। आगे जो भी टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।